स्टूडेंट्स, वेलकम टू 26 और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। हम लोग जो है फर्स्ट ईयर सोल वाले बच्चों का जो है क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। रेगुलर वाले बच्चों के लिए भी बेटा सेम ही आंसर हैं, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होगा कि सोल का अलग होगा रेगुलर का अलग होगा, नहीं, हिस्ट्री एक ही रहती है। उसका लिखने का तरीका थोड़ा अलग हो जाता है क्योंकि सोल वाले बच्चों की बुक हल्की सी अलग होती है। उनका बहुत ज़्यादा सीधा सीधा लिखा होता है, जबकि सोल वाले रेगुलर वाले बच्चों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, टीचर एक्सप्लेन करते हैं, उनके पास बुक का मटेरियल ज़्यादा होता है। ये फ़र्क होता है बस, और कुछ बात नहीं होती है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं, फिर बातें करेंगे। मौर्यकालीन सामाजिक जीवन पर प्रकाश डालिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जो 12th क्लास में पढ़ा है आपने, अब आप BA में पढ़ रहे हैं और आगे जाके आप MA में भी पढ़ेंगे ये चीज़। तो कोई भी क्वेश्चन करते हैं ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, ताकि आप लोगों के नंबर जो है वो अच्छे आए। देखिए प्रस्तावना लिखनी है जो कि इम्पोर्टेंट है। मेगास्थनीज के अनुसार मौर्य काल का सामाजिक जीवन अत्यंत संपन्न तथा सुखद था। लोगों को सभी प्रकार की सुख सुविधा प्राप्त थी। लोगों का चरित्र और व्यवहार बहुत ही सादा एवं अच्छा था। यहाँ के लोग धार्मिक थे। मौर्य काल में 2 प्रमुख प्रथाएं प्रचलित थी, वर्ण एवं आश्रम। यह निर्दिष्ट स्तर पर तक पहुँच चुकी थी। निर्दिष्ट स्तर तक पहुँच चुकी का मतलब ये है कि जो लोग नहीं भी जानते थे ना, वो भी इस चीज़ को जानने लगे थे, इस व्यवस्था को। हम मौर्य काल की बात कर रहे हैं। मौर्य काल का जो साम्राज्य था मौर्य का, बहुत फैला हुआ था, ठीक है। तो पूरे सामाजिक जीवन के बारे में बात हो रही है। बीच बीच में आपको चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनके बारे में भी बताया जाएगा, अशोक के बारे में बताया जाएगा, जिनके काल में जो है वो मौर्य जो साम्राज्य था उसके अंदर लोग कितने खुश रहते थे। देखिए वर्ण व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। 2 व्यवस्था बताई थी, देखिए पीछे, एक वर्ण और एक आश्रम। तो वर्ण व्यवस्था के बारे में जानेंगे। मौर्य काल में वर्ण व्यवस्था पूर्णतः विकसित हो चुकी थी। अशोक के अभिलेख एवं कौटिल्य के अर्थशास्त्र से यह बात स्पष्ट होती जाती है कि 5वें शिलालेख से पता चलता है कि समाज में वर्ण व्यवस्था विदित थी, तथा 3रे शिलालेख से ज्ञात होता है कि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति काफ़ी उच्च थी। मौर्यकालीन समाज में वैश्य दानीय थे। कौटिल्य ने मौर्यकालीन समाज में 4 वर्णों का उल्लेख किया है तथा उनके कार्यों का भी पुष्टि की है, परंतु मौर्यकालीन समाज में ऐसा नहीं था कि जो व्यक्ति जिस वर्ण का है वह शास्त्रों के अनुसार वही कार्य करे। बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात थी बेटा। आप लोगों को पता 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, उन्हीं की बात हो रही है यहाँ पर। उदाहरण के लिए क्षत्रियों का कार्य सैनिक सेवा करना था, परंतु ब्राह्मणों एवं वैश्य शूद्रों की भी सेना हुआ करती थी। ऐसा नहीं है कि मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य शूद्र जो है, जैसे कि क्षत्रिय होते हैं, आप लोगों को पता है कि वो राजा महाराजा में गिने जाते हैं और उनकी जो सेना होती है सैनिक होते हैं, ठीक है। जबकि ब्राह्मणों का काम होता है दान दक्षिणा, ज्ञान, शिक्षा देना, शिक्षा लेना, ठीक है, और समाज के अंदर सुधार करना। और वैश्यों का काम होता है व्यापार, और शूद्रों का काम होता है इन तीनों वर्णों की सेवा करना, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, यहाँ पर अपनी मर्जी से कोई भी व्यक्ति कोई भी काम कर सकता था। देखिए कौटिल्य ने इन 4 वर्णों के अलावा भी अनेक वर्णों के अलावा 4 जातियों का उल्लेख किया है, जिसकी उत्पत्ति अनुमूल एवं प्रतिलोम विवाहों के कारण हुई। इसको मतलब यह है कि अलग ढलग विवाहों के कारण हुई, जैसे कि ब्राह्मणों ने वैश्यों से कर ली, वैश्यों ने शूद्रों से कर ली, फिर ब्राह्मण और वैश्य के बच्चे ने क्षत्रिय से कर ली। इस प्रकार से जो है वो अलग जातियों का निर्माण हुआ, या फिर इन 4 वर्णों के अलावा किसी और जाति से शादी कर ली, ठीक है। यह जाति थी निषाद, मगध, सूत, भेड़ आदि। आगे बढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने भी भारतीय समाज के मौर्य युग में इन 4 जातियों के अलावा अनेक जातियों का उल्लेख किया है। अब मेगास्थनीज ने भी इसका उल्लेख किया है, और पहले मैं बता चुकी हूँ, पहले किसने इसको उल्लेख किया था, कौटिल्य ने। देखिए दार्शनिक, कृषक, कारीगर, सैनिक, निरीक्षक, पदाधिकारी एवं शासक वर्ग। परंतु मेगास्थनीज की यह बात गलत भी साबित हो सकती है, क्योंकि इतिहास में इन जातियों के होने के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिले, परंतु कौटिल्य द्वारा सभी बातों को सत्य समझा गया है, ठीक है बेटा। देखिए विवाह, अब हम विवाहों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम मौर्य काल के समाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम हर चीज़ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखिए भारतीय हिंदू समाज में
विवाह एक अनिवार्य संस्कार है। आप लोगों को पता ही है पैंडेमिक में भी लोग शादी कर रहे हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए शादी करना। धर्म का पालन, पुत्र की प्राप्ति एवं रीतिसुख विवाह के मुख्य उद्देश्य थे। मौर्यकालीन युग में 12 वर्ष की आयु में लड़की एवं 16 वर्ष की आयु में लड़के को विवाह योग्य समझा जाता था। कौटिल्य ने विवाह, बेटा यहाँ पे विवाह आएगा, ठीक है, विवाह घटा देना, विवाह के 8 प्रकारों का उल्लेख किया है। यह 8 प्रकार कुछ इस प्रकार है: ब्राह्म विवाह, देव विवाह, प्रजापत्य विवाह, अर्श विवाह। इसमें से बेटा ये 4 विवाह जो हैं वो उच्च कोटि के माने गए हैं। बाद में आते हैं अर्श विवाह, असुर विवाह, गंधर्व विवाह, राक्षस विवाह, पिशाच विवाह। और जो ये बाकी के हैं ये हमारे दयनीय यानी कि बेकार माने जाते हैं, ठीक है। इसमें से पिशाच और असुर विवाह जो है वो बेटा सेम है, यहाँ पे मैंने 2 बार लिख दिया है, ठीक है। बाकी अर्श विवाह है और आपका गंधर्व विवाह है, राक्षस और पिशाच, ठीक है। इनमें से पहले 4 विवाह उच्च कोटि के माने जाते हैं, बाकी 4 निम्न कोटि के माने जाते हैं। देखिए बेटा आगे बढ़ते हैं। मौर्यकालीन समाज में बहु विवाह प्रचलित था। बेटा यहाँ पे बहु विवाह आएगा, है ना। स्वयं मेगास्थनीज ने यह बात कही है कि हिंदू राजाओं की अनेक पत्नियों रानियों को रखने का शौक था। अशोक ने अपने अभिलेख में विवाह से संबंधित कोई जानकारी नहीं दी है, परंतु कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें कुछ बहु विवाह करने के नियमों का उल्लेख मिलता है, जैसे राजा पति द्वारा विवाह करने के कारण। देखिए अब राजाओं का क्या कारण होता था अनेक विवाह करने का? पहला, पत्नी का निसंतान होना यानी कि उनका कोई बेबी ना होना, बहुत सी पुत्रियों का होना यानी कि लड़कियों का होना, और राजा को जो है अपना शासन चलाने के लिए पुत्री की आवश्यकता होती थी, पत्नी की मृत्यु आदि, ये कारण थे राजाओं के अनेक विवाह करने के। इसी प्रकार पत्नियों द्वारा पुनः विवाह करने के नियम। देखिए पहला पति की मृत्यु, अब महिलाएं क्यों करती थी, और विदेश जाकर वापस न लौटना आदि, यानी कि कोई राजा विदेश के वापस नहीं लौटा, ये कारण थे पत्नियों के विवाह करने के। देखिए इसके अलावा पति पत्नी के बीच स्वेच्छाचारी कारण थे, जैसे पति का दुराचारी होना, विदेश जाकर वापस ना लौटना, पति का नपुंसक होना, अत्याचार होना यानी कि अत्याचारी होना, राष्ट्र विरोधी होना आदि। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों के पास एक विशेष अधिकार था जिसमें पुत्रों पर उनका पूरा नियंत्रण था, परंतु बहु विवाह के चलते उनकी स्थिति समाज में निम्न हो गई थी। कौटिल्य ने इसमें नियोग प्रथा के प्रचलन का भी उल्लेख किया है, ठीक है बेटा। कौटिल्य ने कौन सी प्रथा का उल्लेख किया? नियोग प्रथा का। देखिए दास प्रथा, समाज के बारे में बात हो, दासों के बारे में बात ना, उससे नहीं हो सकता। अशोक के अभिलेख तथा कौटिल्य के अर्थशास्त्र से विदित होता है कि उस समय में दास प्रथा विद्यमान थी। मुख्यतः अनार्य लोग ही दास होते थे। अनार्य मतलब कि जो आर्य नहीं थे, परंतु आर्थिक संकट से बचने के लिए आर्य भी दास बन जाते थे। मौर्य काल में दासों की स्थिति बहुत अच्छी थी, क्योंकि वह वेतन मूल्य को बेटा चुका कर आएगा, ठीक है, चुका कर वेतन मूल्य को चुकाकर पुनः स्वयं नागरिक बन सकते थे, यानी कि दोबारा से नॉर्मल जो नागरिक है दासों से वो बन सकते थे अपने पैसों की भरपाई करके। एवं उनके साथ मानवीय व्यवहार किया जाता था तथा उनको परिवार में सदस्यों की भांति रखा जाता था। इसलिए मेगास्थनीज को मौर्यकालीन समाज में दास प्रथा नजर ही नहीं आई। स्थिति इतनी अच्छी थी तो मेगास्थनीज को लगा कि भैया इतनी अच्छी स्थिति है दासों की, तो वो दास होना उनका ना होना एक बराबर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। खान पान तथा भोजन संबंधी विशेषताएं। लोगों को अच्छे भोजन का शौक था तथा यहाँ पर चावल की प्रधानता थी। मौर्यकालीन युग में मांस के प्रयोग का भी उल्लेख मिलता है। कौटिल्य द्वारा अर्थशास्त्र में मांस खाए जाने एवं पका हुआ मांस एक रोटी बेचने के भी प्रमाण मिलते हैं। मेगास्थनीज के अनुसार इस समाज में मदिराओं का भी सेवन किया जाता था। मदिरा मतलब बेटा शराब, ठीक है। कौटिल्य ने ऐसी बहुत सी मदिराओं का उल्लेख किया है, परंतु मदिराओं का प्रयोग सामान्य रूप से नहीं किया जाता था। किसी खास मौके पर ही इसका सेवन किया जाता था, परंतु मदिरा का उपयोग केवल मदिराशालाओं में ही किया जाता था। वहाँ पर वेश्या भी उपलब्ध होती थी एवं पृथक कमरे भी। यहाँ पर लोग शरबत एवं लस्सी का उपयोग अधिक करते थे।
ऐसा माना जाता है कि जैन एवं बौद्ध धर्म के चलते शराब एवं मांस का उपयोग बहुत कम हो गया था। अब देखिए नैतिक स्तर। मौर्य युगीन भारतीय समाज में लोगों का नैतिक स्तर बहुत ही उन्नत था। लोग चोरी, डकैती, लूट आदि से बहुत ही घृणा करते थे और यहाँ के लोग बेटा झूठ भी नहीं बोलते थे। मेगास्थनीज बताता है कि लोग अपने घरों में ताला नहीं लगाते थे। इससे इनकी ईमानदारी का पता चलता है। लोगों में लड़ाइयाँ बहुत कम होती थीं तथा उनको न्यायालय जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अशोक ने तो लोगों के नैतिक पक्ष को उन्नत बनाने के लिए कार्य भी किए थे। कुल मिलाकर लोगों का नैतिक स्तर बहुत अच्छा एवं उच्च था एवं लोग सुखी थे। स्त्रियों की स्थिति। मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की स्थिति के अच्छे एवं बुरे दोनों पक्ष मिले हैं। पहले देखते हैं पुनर्विवाह का अधिकार, संपत्ति के दाएं भाग पर स्त्रियों का अधिकार, दहेज से प्राप्त वस्तुओं पर पूर्ण अधिकार स्त्रियों की अच्छी स्थिति को दर्शाते हैं। परंतु केवल भोग विलास की वस्तु समझना, संतान उत्पन्न करने के लिए उनका उपयोग करना, उनको घरों में कैद रखना, उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त न करने देना आदि बातें उनकी निम्न स्थिति को भी दर्शाते हैं। परंतु स्त्रियों को राजाओं, पति के साथ सामाजिक समारोह में जाने की छूट थी। यहाँ तक कि स्त्रियां भिक्षुणियों के रूप में भी स्वयं भी रह सकती थीं। स्त्रियां अंगरक्षिका एवं गुप्तचरों का भी कार्य करती थीं। कौटिल्य द्वारा बताया जाता है कि स्त्रियां अंधविश्वास पर अधिक ध्यान देती थीं। समाज में वैश्य थी जिनका स्थान समाज में काफ़ी हद तक सम्मानजनक था। देखिए बच्चा, वैश्यों का जो स्थान था वो भी उस टाइम पे सम्मानजनक था। तो आप देख सकते हैं कि जो मौर्य काल था उसका समाज कितना अच्छा रहा होगा। लोग इतने खुश रहते थे, क्राइम कम होते थे, दासों की भी स्थिति अच्छी थी। तो कुल मिलाकर इस समाज को हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये बहुत ही अच्छा समाज रहा होगा। जैसे कि हम गुप्त काल को स्वर्ण काल कहते हैं, क्योंकि वहाँ के लोग भी बहुत समृद्ध, खुश रहते थे। ठीक है, तो मौर्य काल भी इस मामले में पीछे नहीं है। अब निष्कर्ष। देखिए बच्चों, मैंने निष्कर्ष इसमें नहीं लिखा है क्योंकि निष्कर्ष के लिए कुछ चीज़ छूटी नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे, जो मेन पॉइंटर्स होते हैं उनको उठा के इसमें दोबारा से रीराइट कर देंगे। ठीक है, और आप आंसर लिखते समय कोई चीज़ भूल जाते हैं तो अपने निष्कर्ष के अंदर वो चीज़ आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल मेरी बात को ध्यान रखिएगा। आप कुछ भी आंसर लिखते हैं अपना, अगर आपने सारे पॉइंटर्स लिखे हैं तो आप क्या करेंगे, मेन पॉइंटर्स उठा के डाल देंगे और कुछ चीज़ें अपने मन की बातें, अपने थॉट्स गुड पॉइंट्स पर ख़त्म कर देंगे, गुड नोट पर। ठीक है, बट अगर आपसे आंसर लिखते टाइम कुछ स्किप हो जाता है, भूल जाते हो आप, तो आप उसको निष्कर्ष के अंदर लिख सकते हो। ठीक है बच्चा, आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए बच्चा। और ऑल द वेरी वेरी बेस्ट आपके एग्जाम के लिए। बाय, थैंक यू।